बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कि लोक कल्याणकारी राज्य किस प्रकार के होते हैं, किसे अपन लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं, इसके अलावा इसके लक्षण क्या हैं, इसके अलावा इनकी विशेषताएं क्या मानी जाती हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि आलोचनाओं के साथ पूरी लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों तक का विवेचन किया था। इसके बाद देखिए, आपका जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है आपका संप्रभुता। मैंने आपको राज्य की अवधारणा में बताया था कि राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। एक था आपका जनसंख्या, एक था आपका निश्चित भूभाग, एक था आपका सरकार और चौथा था संप्रभुता। जनसंख्या के बारे में मैंने बताया था कि राज्य में जनसंख्या का होना आवश्यक है और जिस क्षेत्र में जनसंख्या नहीं होती उसे अपन राज्य नहीं कह सकते। इसी प्रकार से निश्चित भूभाग के आधार पर भी अपन ये कह सकते हैं कि निश्चित भूभाग का होना अति आवश्यक है जहाँ पर यह जनसंख्या निवास करती है। और तीसरा था आपका जो सरकार, और सरकार में ये बताया था कि सरकार के लगभग 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। एक व्यवस्थापिका, जिसके द्वारा विधेयकों का निर्माण किया जाता है, एक कार्यपालिका, जिसके द्वारा इन कानूनों को या इन विधेयकों को लागू किया जाता है, एक था आपका न्यायपालिका, जो कानून के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करता है और बनाए गए कानून या लागू किए गए कानूनों की जाँच करती है, और चौथी महत्वपूर्ण व्यवस्था बताई थी आपने संप्रभुता। संप्रभुता को मैंने 2 रूपों में बांटा था, एक आंतरिक संप्रभुता और एक होती है आपकी बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता के तहत अपन ये कह सकते हैं कि राज्य की सीमाओं के भीतर संप्रभु शक्ति के द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं और सभी नागरिकों के द्वारा इन आदेशों की पालना की जाती है। बाहरी क्षेत्र में मैंने आपको ये बताया था कि संप्रभुता राज्य का वह एक बाहरी क्षेत्र में स्वतंत्रता रखने वाला तत्व है जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किए जाने वाले संधि, समझौते, व्यापार इत्यादियों के क्षेत्र में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता हो और किसी भी अन्य देश के दबाव में कार्य नहीं करता हो। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति होती है जो आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्र में स्वतंत्र ही नहीं रहती, राज्य में यह सबसे ऊपर होती है और इससे ऊपर राज्य में कोई शक्ति नहीं होती। इसी को आधार मानकर कुछ राजनीतिज्ञों ने संप्रभुता को परिभाषित किया। हालांकि संप्रभुता को 2 भागों में बाद में यानी बांटा गया था कि संप्रभुता एकल रूप में भी कार्य करती है और बहुल रूप में भी कार्य करती है। एकल रूप से तात्पर्य यह माना जाता है कि संप्रभुता एकल रूप में कार्य करती है और इसका किसी भी रूप में खंडन नहीं किया जा सकता। बहुलवादी विचारधारा ये इस बात को मानती है कि संप्रभुता एक आयाम में नहीं बल्कि एक समूह के रूप में कार्य करती है और विभिन्न क्षेत्रों में यह अपने अपने क्षेत्र में संप्रभुता का निर्धारण करती है, जैसे सामाजिक संप्रभुता, नागरिक संप्रभुता, आर्थिक संप्रभुता इत्यादि भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। जैसे अपन ये मानते हैं कि चाहे संप्रभु शक्ति या राज्य की सर्वोच्च सत्ता राष्ट्रपति के पास में होती है, लेकिन एक डॉक्टर के द्वारा किए गए ऑपरेशन राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जा सकता। हो सकता है राजनीतिक संप्रभुता के क्षेत्र में राष्ट्रपति सर्वोच्च शक्ति रखता हो, लेकिन एक चिकित्सक चिकित्सा के क्षेत्र में संप्रभु शक्ति रखता हो। इन्हीं को आधार मानकर कुछ व्यक्तियों ने संप्रभुता को बहुलवादी माना था, लेकिन संप्रभुता का जो सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, उन्होंने इस बात का निर्धारण किया कि संप्रभु राज्य में एकल रूप में कार्य करती है और इसका किसी भी रूप में खंडन नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ विचारक इसके समर्थक थे और उस समर्थक विचारकों में अपन मानते हैं कि सबसे पहले अपन मानते हैं कि ग्रेशियस ने परिभाषित रूप में कहा था कि संप्रभु सर्वोच्च शक्ति होती है और उसके द्वारा दिए गए आदेशों की कोई अवहेलना नहीं कर सकता और उसके आदेशों की पालना की जाती है। बात तो वही है कि संप्रभु सर्वोच्च शक्ति है और उसके द्वारा दिए गए आदेशों को किसी के द्वारा भी अवहेलना नहीं की जा सकती और उसे मानने पड़ते हैं। दूसरी तरफ ये माना जाता है, वर्गेस ने भी इसी प्रकार से इसे परिभाषित किया था, और वर्गेस ने इस प्रकार से परिभाषित किया कि राज्य की इच्छा के अनुरूप जो कार्य करने का अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है उसे ही अपन संप्रभु शक्ति कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से देखिए कि राज्य की इच्छा के अनुरूप कि राज्य की क्या इच्छा है और उसी के अनुरूप कार्य करता है, उसे कार्य करने का जो अधिकार उसे संविधान के द्वारा या अन्य किसी भी स्रोत के द्वारा प्राप्त होता है वह संप्रभुता के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार से देखिए ब्लोवी ने भी कहा
विलोबी ने कहा है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है और इस इच्छा के विरुद्ध कोई भी और अन्य इच्छा हो ही नहीं सकती। यानी संप्रभु शक्ति के द्वारा दिए गए आदेश ही राज्य की इच्छा के अनुरूप होते हैं, अर्थात राज्य जो चाहता है संप्रभु शक्ति ऐसे ही आदेश जारी करती है। इसी प्रकार से देखिए पोलक ने भी परिभाषा दी है और पोलक इस बात को मानता है जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, यानी ऐसी शक्ति जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और ना ही किसी नियमों में बंधी होती है और उसके द्वारा कार्य किए जाते हैं, वही संप्रभु होते हैं। हालांकि यहाँ संप्रभुता को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि संप्रभु शक्ति एक प्रकार से राज्य में एक निरंकुशता के रूप में कार्य करती है। तो सामान्यतः ये माना जाता है कि पोलक ने जो कहा है कि जो किसी के प्रति, यानी कि जो संप्रभुता या जो आदेश देने वाला व्यक्ति किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता और ना ही वह किसी नियमों में बंधा होता है और उसके द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं वही सर्वोच्च आदेश माने जाते हैं और इसे अपन संप्रभुता कहते हैं। देखिए एक और थे लॉस्की। हालांकि लॉस्की को यह माना जाता है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें इनकी परिभाषाएं निर्धारित नहीं हो। ये आधुनिक क्षेत्र में राजनीतिकों की श्रेणी में आते हैं जिनके द्वारा यह कहा कि राज्य अपने नागरिकों को आदेश देने का अधिकार रखती हो, लेकिन किसी अन्य आदेश को मानने के लिए वो वैध नहीं हो और उसे अपन संप्रभु सकते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि आदेश देने के लिए वह स्वतंत्र होती हो, लेकिन किसी आदेश को मानने के लिए वैध नहीं हो और ऐसी ही शक्ति को अपन संप्रभु शक्ति कहते हैं। अब बात सबसे पहले ये आती है कि संप्रभु शक्ति की ये जो यानी कि अपन परिभाषित करते हैं, इसके आधार पर देखिए कि संप्रभुता के लक्षण क्या हो सकते हैं। संप्रभुता के लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपको निरंकुशता। जब संप्रभु शक्ति किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और उसके द्वारा दिए गए आदेशों को कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती, तो एक प्रकार से मनमाने आदेशों की भी पालना कर सकती है और जहां मनमाने तरीके से आदेशों की पालना करवाई जाती है उसे अपन निरंकुशता के अनुरूप मानते हैं। यानी कि ऑस्टिन ने संप्रभुता को निरंकुशता के अनुरूप माना है। दूसरी तरफ है कि स्थायित्वता। यह भी माना जाता है कि संप्रभुता एक प्रकार से स्थायी होती है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य की अवधारणा के तहत भी इस बात का निर्धारण किया गया था कि राज्य में यदि संप्रभुता नहीं है तो उसे अपन राज्य कह ही नहीं सकते। जैसे कि 1947 से पहले भारत के पास संप्रभुता नहीं थी और इसलिए उसे राज्य नहीं बल्कि उपनिवेश कहा जाता था। तो एक प्रकार से इसमें स्थायित्वता का गुण भी पाया जाता है। इसके बाद देखिए यह सर्वव्यापक होती है। सर्वव्यापक से तात्पर्य यहाँ आंतरिक क्षेत्र से लिया गया है। राज्य की सीमाएं जहां तक है, जिसे अपन निश्चित भूभाग कहते हैं, और इस निश्चित भूभाग पर बसी हुई जनसंख्या चाहे किसी भी क्षेत्र में रही हो, उसके द्वारा या अपन ये कह सकते हैं कि संप्रभु शक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार के कोई आदेश क्यों नहीं दिए गए हो, वो सब जगह प्रभावी होते हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता हो। तो इसी कारण इसे कहते हैं कि यह सर्वव्यापक यानी कि पूरे क्षेत्र में संप्रभुता के रूप में कार्य करती है। इसके बाद देखिए अधेय। अधेय से तात्पर्य यहां पर यह लिया गया है कि जिस व्यक्ति को संप्रभुता प्राप्त होती है वह अपनी इस संप्रभु शक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकता या किसी को यानी कि ना तो उसका हस्तांतरण कर सकता है और ना ही किसी को यानी प्रदान कर सकता है। उसे यह अधिकार तो होता है कि वह आदेश दे सकता हो, लेकिन उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं होता कि वह अपनी शक्तियों को अन्य किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से हस्तांतरण कर दे या उसे सौंप देता हो। इसके बाद देखिए कि एकत्व की भावना। यह माना जाता है कि जिस प्रकार से लोक प्रशासन में चलता है कि आदेशों की एकता, यहाँ पर भी इसी प्रकार से है कि इसमें एकत्वता का गुण पाया जाता है। अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे भी आदेश जारी नहीं कर सकता जो इसके समकक्ष हो, क्योंकि ये माना जाता है कि एकत्वता का होना आदेशों में अति आवश्यक है। अन्यथा दो आदेशों में अगर विरोधाभास पैदा होता है तो जनता ये समझ नहीं पाती है कि किस आदेश की पालना की जाए। तो इसमें एकत्वता का गुण पाया जाता है। इसके बाद देखिए कि सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता से यहाँ पर सत्यता से लिया गया है।
यह बिल्कुल सत्य है कि राज्य में संप्रभु शक्ति होती है और उसके आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती। यदि किसी व्यक्ति या नागरिक के मन में इस बात की भावना अगर पैदा होती है कि संप्रभु शक्ति को किसी भी व्यक्ति के द्वारा नज़रअंदाज भी किया जा सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि संप्रभुता सार्वभौमिक यानी कि वह सत्य है जो राज्य के लिए आवश्यक है और नागरिकों को उनके आदेशों की पालना अति आवश्यक। इसी प्रकार से देखिए अखंड शब्द से तात्पर्य भी यहाँ पर एक प्रकार से अपन अधेयता से ही मानते हैं, थोड़ा सा इसमें अंतर है। अखंडता से तात्पर्य यह था कि संप्रभु शक्ति को जब अपन एकल रूप में मानते हैं तो इसका खंडन अपन इस प्रकार से नहीं कर सकते कि आर्थिक संप्रभु शक्ति इसके पास में है और किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक संप्रभु शक्ति इसके पास में, यानी इसका खंडन नहीं किया जा सकता किसी भी रूप में, और यह एकल रूप में कार्य करती है। इसलिए इसका एक अन्य लक्षण अखंडता का भी पाया जाता है। इसके बाद देखिए अविभाज्य, यह भी एक प्रकार से अखंड या इसी के समकक्ष माने जाते हैं। अविभाज्य से तात्पर्य यहाँ पर यह होता है कि संप्रभु शक्ति का विभाजन करना संभव नहीं है, अन्यथा राज्य का अस्तित्व खतरे में हो जाता है। अविभाज्य यही इस बात का निर्धारण करता है कि राज्य में संप्रभु शक्ति का विभाजन किसी भी रूप में संभव नहीं है, और यदि इसका विभाजन किया जाता है तो राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और जितना यानी जिन व्यक्तियों के मध्य यदि संप्रभुता का विभाजन होता है वहाँ विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है, आदेश देने में एकता नहीं रहती, और राज्य जैसी संप्रभु शक्ति जो एक स्थायी रूप में कार्य करती है इसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है और अपन राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब देखिए कि इस प्रकार की जो ऑस्टिन के द्वारा ये संप्रभुता जो सिद्धांत दिया है, इस संप्रभुता सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण जो आपके पास निकल कर आती है बात, वो सबसे पहले ये मानी जाती है कि इसका अधिवास कहाँ होता है। राज्य में संप्रभुता के केंद्र एक हो सकता है या एक समूह में होती है, ये चीज़ें अलग है, क्योंकि बहुलवादी अवधारणा तो इस बात को मानती है कि राज्य में संप्रभु शक्ति के विभिन्न केंद्र होते हैं, लेकिन एकलवादी अवधारणा यह मानती है कि यह राज्य में एकल रूप में कार्य करती है और एक ही होती है, और इसके ये लक्षण है कि इसमें एकत्वता का गुण पाया जाता है, निरंकुश रूप में कार्य करती है, स्थायित्वता के रूप में करती है, सर्वव्यापक होती है या अधेय होती है या सार्वभौमिक होती है या इसका अविभाज्य होती है, और इसका खंडन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में या सबके दिमाग में एक चीज़ तो आती है कि वास्तविक रूप से यदि संप्रभु शक्ति ऐसी होती है तो वास्तव में इसका निवास कहाँ होता है। तो संप्रभु शक्ति के निवास में अपन 6 भागों को रखा गया सबसे पहले, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि शासन की कोई भी चीज़ हो, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो, वहाँ पर संविधान होता है, और संविधान के अनुरूप ही सभी शक्तियाँ या सभी अधिकारी संविधान से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। तो सामान्यतः अपन कुछ चीज़ें ऐसी हैं निकल के आती हैं कि क्या संप्रभु शक्ति संविधान में निहित होती है, क्या संप्रभु शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, क्या संप्रभु शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, क्या संप्रभु शक्ति संसद में होती है, या संप्रभु शक्ति यानी सर्वोच्च न्यायालय में होती है, या संप्रभु शक्ति जनता में होती है। इस बात की चर्चा आपको की जाएगी अगली ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।